नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की, क्योंकि इसे लेकर इन दिनों देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कैसे लागू होगा, लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर बता देते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो क्यों रही है। दरअसल केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करने की बात सामने निकल करके आई है। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के दौरान ये बात कही थी कि सीएए, एनआरसी और धारा 370 हटाने के बाद अब हमारा अगला लक्ष्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। कैसे लागू होगा, क्या होगा, आपको धीरे धीरे आगे बता देंगे। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल ये बात कही कि यूपी में किस तरीके से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं, इस पर यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार विचार कर रही है। और पूरे यूपी के साथ साथ देश की मांग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ बात चल रही है, चर्चा हो रही है कि इसे लाया जा सकता है। लेकिन विवाद और विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा है, क्योंकि जब से यह बात आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सरकार है वो प्लानिंग कर रही है, तब से ही इसका विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? आखिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा क्या होने वाला है जिससे देश में बहुत कुछ बदल जाएगा? और ये क्यों कहा जा रहा है कि एक समुदाय पे इसका ज्यादा असर पड़ेगा? ये जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हमें संविधान से मिलेंगे, क्योंकि वहां पर डिटेलिंग से बताया गया है कि किस तरीके से हम कौन सा नियम ला सकते हैं, और यूसीसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अच्छा देखिए, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब कोई अपराध करता है, कोई आरोपी होता है, तो चार्जशीट दाखिल होती है, तो उसमें बताया जाता है कि उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई है। वो जो धाराएं लगती है वो किससे लगती हैं? आईपीसी से। आईपीसी की धारा 31, 32, 102, 302, 305 जो भी धाराएं होती हैं, उसका क्या है? आईपीसी क्या होता है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में जो है, जो अपराध हम करते हैं तो उसके लिए जो कानून है कि किस अपराध के लिए क्या सजा है, वो जो जानकारी दी गई है कानून में, उसे हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड। इसी तरीके से होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपने आचार संहिता का नाम सुना होगा। आचार संहिता यानी कि जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान किस तरीके से नियम कानून लागू होंगे, उस दौरान चुनाव के दौरान पार्टियां किस तरीके से क्या कुछ कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, उसके लिए होता है। ये पूरे देश में एक जैसा होता है। ये भी जो है आईपीसी, ये सभी अपराध के लिए, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी कोई भी अपराध होगा, कानून हर जगह सेम लागू होगा। लेकिन जब हम सिविल कोड की बात करते हैं तब चीजें बदल जाती है, और यहीं पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो आप सिविल शब्द से समझ सकते हैं। अब यहां पर सिविल का मतलब आप समझिए। सबसे पहले सिविल क्या होता है? सिविल को आप एक तरीके से सामाजिक कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं। तो समाज में एक आम आदमी का जो मुद्दा होता है, यानी कि सामाजिक मुद्दे जो होते हैं जिन पर चर्चा की जा रही है, वो सिविल कोड के अंदर जो मुद्दे आते हैं वो आता है विवाह, इसको आप निकाह बोल लीजिए, विवाह बोल लीजिए, शादी जो भी कहें, तलाक। अब शादी होगी तो तलाक की भी नौबत आ सकती है, आती ही है। वसीयत यानी कि जब आप किसी को वसीयत सौंपते हैं, उत्तराधिकारी किसी को बनाते हैं, और गोद लेना जब आप अडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को। तो ये चार चीज़ें हैं जो ये सामाजिक मुद्दे हैं, और इनको लेकर के जब कोई कानून है, अब तक जो पहले से कानून है, जो निजी कानून है, पर्सनल लॉ जो है वो तो है ही है, लेकिन अब बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। तो जब वो आ जाएगा तो ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मतलब किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब पर एक ही कानून लागू होगा, जो अब तक नहीं होता आया है। क्योंकि अब तक मुस्लिमों के अलग कानून है, हिंदू कोड अलग है, सिखों का अलग है, सबके अपने अपने हिसाब से ये चीज़ें तय होती है, शादी, तलाक, वसीयत और गोद लेना। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है सब पर एक ही कानून लागू होगा, चाहे धर्म कुछ भी हो। और ये जो यूसीसी है, और खासकर धर्म से ऊपर कानून है, इसका जिक्र जो है हमारे संविधान में भी किया गया है, और संविधान के प्रस्तावना में भी इसका जिक्र है। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, ये संविधान की प्रस्तावना की कॉपी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ कैसे लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, और फिर ये उससे कैसे रिलेट होती है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत यानी कि संविधान बनाने की जो शुरुआत है ये इससे पहले हो चुकी थी। 3 साल में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ है, ये आपको पता है। अब क्या है
कि जब संविधान आया तो प्रस्तावना को एक तरीके से उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान में उद्देशिका लिखा गया है। उद्देशिका मतलब हम जो संविधान लागू करने जा रहे हैं या जो संविधान हमने तैयार किया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल भाव क्या है, मतलब हम क्या चाहते हैं और किन चीज़ों को हमने उसमें सामने रखा है अपने संविधान को बनाने के दौरान, क्या चीज़ें हमारे दिमाग में थी और किन चीज़ों को हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी गई है प्रस्तावना के जरिए। इसमें क्या लिखा है वो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जितनी भी लाल से लिखे हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में इसको समर्पित करते हैं। अब आप समझिए कि इसके अंदर जो शब्द हैं, जो ये लिखे गए हैं, इसको आप 3 कैटेगरी में बांटिए और तब जाकर के आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी और तब मैं बता पाऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूं शुरू में कि आखिर यूसीसी का क्या कनेक्शन है, वो आप समझिए। इसको जब आप 3 कैटेगरी में बांटेंगे तो पहले कैटेगरी में आप समझ लीजिए कि संविधान के स्रोत, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स हम खुद है, यानी कि भारत की जनता, हम भारत के लोग। वहां पर जो जिक्र किया गया था, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, यानी कि हम ही अपने संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, वो जो इतना मजबूत संविधान कहा जाता है। अब इसकी दूसरी कैटेगरी है कि संविधान का स्वरूप क्या है, यानी कि प्रस्तावना में जो शुरू के 5 शब्द लिखे गए हैं, 5 शब्द कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये इंपॉर्टेंट शब्द जो कि मैंने कहा था कि ये अलग कलर में लिखे गए हैं, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि हम आजाद हैं किसी भी तरीके के निर्णय लेने के लिए, खासकर भारत के अंदर और भारत के हित में बाहर। जब भी हम, यानी कि जब भारत किसी देश के साथ, किसी विदेश के साथ संबंध बनाता है, तब हम किस तरीके के निर्णय लेते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। समाजवादी का मतलब होता है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वो एक समान है, यानी उनको समानता का अधिकार दिया गया है। पंथ निरपेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी हमारा इन द सेंस कि सरकार का, राज्य का, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जो भी धर्म होगा वो भारत की जनता का होगा, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ जो जनता रहती है उनका अपना अपना एक धर्म है। और सबसे खास बात जो इसमें है वो ये कि उसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी, यानी जनता के धर्म में सरकार किसी भी तरीके से कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। अगली लाइन है लोकतंत्रात्मक, यानी ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन, इसका सीधा मतलब है यानी कि सरकार भी जनता, काम भी जनता के लिए, यानी सब कुछ जनता के लिए होगा। और गणराज्य का सीधा मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका प्रमुख जो है वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि जनता ही चुनती है, उन्हीं जनता में से कोई एक आदमी आता है जो कि सरकार चलाएगा, यानी कि इस जो सिस्टम है उसका प्रमुख बनेगा। तो ये जो 5 चीजें हैं ये बताता है संविधान का स्वरूप, हमारा संविधान कैसा है। अगली जो आखिरी के 5 शब्द हैं, अंतिम 5 शब्द जो मैंने कहा था 3 कैटेगरी, पहली कैटेगरी स्रोत, दूसरी कैटेगरी स्वरूप कैसा है और तीसरा है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। तो उद्देश्य है न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। अब इन सब का मतलब समझ लीजिए। न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत सबको न्याय दिया जाएगा। स्वतंत्रता यानी भारत के नागरिक को खुद का विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि जब भारत का हर नागरिक अपना विकास करेगा तभी जाकर के देश का विकास होगा। समता यानी यहाँ पर समाज से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आपको समानता की बात की गई है, आपको समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे आर्थिक तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर हो, आप समान हैं। व्यक्ति की गरिमा यानी कि हर भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, चाहे मैं हूँ, मुझसे बड़ा आदमी है, मुझसे छोटा आदमी है, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का, किसी भी तबके का हो, सबको जो जीवन जीने का अधिकार है वो अपनी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब सीधा सीधा है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, जो भारत की विशेषता है। बंधुता का यहाँ पे मतलब ये होता है कि सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना
हो, ये उद्देश्य है संविधान का, यानी कि जितने भी नागरिक हैं उन सब में आपस में एक जुड़ाव हो, एक स्नेह हो। तो ये कुल मिलाकर के प्रस्तावना का मतलब आपने समझा। अब समझिए कि इसका क्या कनेक्शन है। अब यहीं से सवाल उठता है कि जब संविधान में कहा गया है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष यानी हमारा कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है, जनता का जो धर्म है वही सर्वमान्य है और उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती, तो फिर यूसीसी क्यों? क्योंकि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कहता है कि भैया धर्म से ऊपर कानून है। तो फिर इसका क्या मतलब होता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद इसी के साथ एक और दलील दी जाती है कि संविधान में जो आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान में। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? जब हम धार्मिक तौर पर स्वतंत्र हैं तो फिर क्यों हमारे ऊपर एक कानून थोपने की बात की जा रही है, यानी सबको एक समान कानून के नीचे क्यों लाने की कोशिश की जा रही है, जब हम अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अब यहां पर समझिए कि आर्टिकल 25 क्या है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है वो आप समझ लीजिए, बाकी नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि यूसीसी की जब हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं, तो फिर आर्टिकल 25 की दलील दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक कार्य करने की आज़ादी है, व्यक्तिगत तौर पर हम धर्म मान सकते हैं, हम किसी भी धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, अपने धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, ये कहना है व्यक्तिगत तौर पर आर्टिकल 25 के हिसाब से। और आर्टिकल 26 यही सारी चीज़ें सामूहिक तौर पर आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 28 का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आप समझिए कि दलील क्या दी जा रही है कि जब हमको आर्टिकल 25 के तहत कोई भी धर्म मानने की आज़ादी दी गई है तो फिर यूसीसी क्यों? अब एक बात बताइए कि यूसीसी का इससे क्या कनेक्शन है। धर्म आप मानिए, आप चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आपको जो मानना है आप मानिए, यहाँ पर उसका कोई कनेक्शन होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बात किस चीज़ की है, तलाक की, वसीयत की, शादी की। तो धर्म मानने से कोई इनकार तो कर नहीं रहा है। दूसरी चीज़, धार्मिक कार्य कीजिए, धार्मिक कार्य भी आप करते रहिए, जो आप करते रहें, आप पूजा पाठ करते रहें, आप शोभा यात्रा निकालते हैं, आप जागरण करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपने त्यौहार मनाते हैं, जो धार्मिक त्यौहार हैं आपके, तो आप सब कुछ करते रहिए, इसका उससे भी कोई कनेक्शन नहीं है। धार्मिक प्रचार करने पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, आपको जो भी अपने धर्म का प्रचार करना है, जिस तरीके से करना है आप कीजिए। लेकिन इसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है, सवाल देखिए यहाँ पर ये है। अब देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तब ऐसा तो है नहीं कि आपके शादी करने का तरीका बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो शादी, जैसे अगर हिंदू धर्म के हिसाब से शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, मुस्लिम धर्म के हिसाब से शादी होती है तो फिर उसमें निकाह पढ़ा जाता है, चर्च में कैंडल लेकर किया जाता है। तो ये कहा गया अगर ये नियम अगर लागू हो जाता है, यूसीसी अगर लागू हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी कि आपके तरीका बदल जाएगा। यानी आप जो भी अपना धर्म मानते हैं उस धर्म के हिसाब से ही आप शादी करेंगे, शादी करने का तरीका नहीं बदलेगा। ये चीज़ समझिए, शादी आप उसी धर्म के हिसाब से करेंगे। दूसरी चीज़, जो तलाक है, तलाक भी आप देंगे। अब इसको लेकर एक और दलील दी जाती है, आर्टिकल 13 की बात की जाती है। वो क्या कहता है वो समझ लीजिए। ये देखिए, जो आर्टिकल 13 कहता है, ये कहता है कि भैया जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इससे पहले जो है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि इससे पहले जो कानून लागू थे वो भी लागू रहेंगे इसमें, और जो बाद में कानून बनाया जाएगा वो भी लागू रहेगा। तो इसको अभी समझाते हैं, पहले यहाँ पे समझिए। पहले जो कानून लागू थे, मतलब पहले क्या कानून लागू थे, जो निजी कानून जिसकी बात हो रही है, यानी कि सिविल कोड। अब सिविल कोड कैसे कैसे लागू था, यानी कि मुस्लिमों का अपना था मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदुओं का अपना था हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट, इसी तरीके से सिख ईसाई सबका जो है अपना एक निजी कानून था, जिसके तहत जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको हल किया जाता था। अब ये कहा जा रहा है, ये लोग ये दलील दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप कोई कानून नया ले आते हैं, यानी कि अगर आप यूसीसी ले आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि ये जो संविधान में कहा गया है कि ये जो पहले से कानून चला आ रहा है इसको हम मान्य रखेंगे, तो आप ये कैसे ला सकते हैं, ये दलील दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि संविधान ने ये कहा है कि पहले से जो कानून चलते चले आ रहे हैं वो कानून इसमें लागू रहेंगे, लेकिन बाद में सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, बशर्ते उसका इस पर असर ना हो, यानी कि ये जो कानून आप बनाएंगे बाद में, उससे किसी के अधिकारों का हनन ना हो। तो पहली चीज़ ये समझिए कि संविधान में ये कहा गया था कि पहले से जो कानून चलते आ रहे हैं वो कानून लागू रहेंगे,
लेकिन ऐसा नहीं किया गया था कि इन कानूनों को कभी हटाया नहीं जा सकता है या इन पर कभी रोक नहीं लगाई जा सकती या फिर कोई नया कानून नहीं लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि नया कानून भी लाया जा सकता है और कई बार संविधान में जो है संशोधन भी देखने को मिला है, संशोधन किए गए हैं। और यही अगर एक यूसीसी लाया जाता है तो क्या होगा कि अगर इसमें कोई ऐसा कानून ना हो जो इसका उल्लंघन ना करता हो तो फिर ये वैलिड है, क्योंकि ऐसा कहा गया है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा तो ये भी कहा गया है कि संविधान में आर्टिकल 44 के अनुसार ये कहा गया है, उसमें यूसीसी का जिक्र है। कैसे जिक्र है वो समझिए। ये आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है, यानी कि जब संविधान लिखा गया था, जब वो पारित हुआ था, तो उसी दौरान आर्टिकल 44 में जो है इसका जिक्र किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, अब ये समझिए। इसमें कहा गया था कि राज्य अपनी भारत की सीमा के अंदर, राज्य भारत की सीमा के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा कानून लागू कर सकते हैं जो भारत की सीमा के अंदर सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद क्या था कि धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव ना किया जाए, यानी कि सिर्फ किसी व्यक्ति का धर्म देखकर जो है कानून में कोई ढील नहीं दी जाए, ये मकसद है और इसी मकसद के लिए इसका जिक्र किया गया था। तो फिर ऐसे में संभावना क्यों नहीं है, और संभावना क्यों, जब जिक्र हो रहा है तो हो सकता है कि आए और बहुत जल्द आए, और इस पर विचार भी किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो बोल भी रही हैं और सरकार लगातार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए कि ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यूसीसी है वो भारत में लागू नहीं है। भारत का एक राज्य यानी कि गोवा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और गोवा में 1961 में ही जो है इसे लागू कर दिया था। यानी कि गोवा में चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो शादी करता है, तलाक लेता है या उत्तराधिकारी किसी को बनाता है, गोद लेता है, यानी कि जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, जितने भी सिविल इश्यूज़ हैं, उस दौरान जो उनके ऊपर नियम लागू होगा वो एक ही नियम लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। और ये 1961 में ही वहाँ पर हो गया था। तो ऐसे में पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता, या फिर अगर जो राज्य चाहते हैं, जैसे यूपी चाहता है, उत्तराखंड चाहता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, सवाल ये है। इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो लगातार जो है इसका विरोध कर रहा है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई बार खुद कह चुका है, जब बहुत सारे मामलों की सुनवाई होती है, खासतौर पर सिविल इश्यूज की जब सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करना चाहिए। तो फिर ऐसे में अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर वहां क्या होगा या क्या बातचीत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि संविधान किस तरीके से क्या कुछ कहता है ये आप समझ चुके हैं, और कोर्ट भी अब तक क्या कुछ कहता आया है अपने अलग अलग डिसीजंस के जरिए, वो भी आप समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि यूसीसी आपको कितना समझ में आया, ये कितना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स के जरिए बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।